K डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, K/2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो 4 कार्बन है, ये हो सकता है आपका। देखो C2H4, अब सॉल्व करते हैं। तो कार्बन का हो गया 4 और हाइड्रोजन का हो गया 8। रेट कांस्टेंट, K को क्या बोलते हैं, रेट। फिर अगर मान लो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 ले लेता हूं, भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत लास्ट लेक्चर पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। रेट ऑफ रिएक्शन का लास्ट लेक्चर पे हमने आपको 2 न्यूमेरिकल्स बताया था। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रेट लॉ के बारे में कि आखिर रेट लॉ होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आता है, द फॉलोइंग रिएक्शंस वी आर स्टडीड इन अ क्लोज वेसल। एक क्लोज वेसल है, वहां पे एक रिएक्शन की स्टडी किया जा रहा है। रिएक्शन क्या है बाबू हमारे पास? रिएक्शन है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 जो कि एक गैस है, रिएक्ट करके बनता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस और साथ में बनता है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ठीक है। It was found that the concentration of NO2 increases. Concentration increase कर रहा है 2 × 10⁻⁻² in 5 सेकेंड। यानी concentration जो increase कर रहा है बाबू NO2 वाला वो है 2.0 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। और टाइम जो यहाँ पे लग रहा है वो है आपका 5 सेकेंड। आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट भी करो। तो मैं एवरेज रेट निकाल रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो, निकालने का तरीका बता दिया हूं लास्ट लेक्चर पे। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं उसको फटाक से देख लें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देखेंगे। ठीक है। तो एवरेज के लिए डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। हमें रेट किसका पता करना है? NO2 का पता करना है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लेके चल लेते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो ये किसके बराबर है? +1/4 डेल्टा NO2 बाई क्या है, डेल्टा T। इसका रेट आपको निकालना है। ठीक है। ये रेट किसका निकल रहा है बाबू? NO2 का रेट निकल रहा है। चलिए, तो +1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 × 10⁻⁻²। तो 2 × 10⁻⁻² रख लो और टाइम कितना है आपके पास? 5 है। ठीक है। तो 2 से चला गया ये 2 बार दवा में, यानी मिल गया 1/10 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे आएगा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये पहले सवाल का जवाब आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बी नंबर पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। देखो इसका रेट आप पता कर चुके हैं, ठीक है ना, और इसका रेट आपको निकालना है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, जो दिया गया है और जो निकालना है उसको आप कंपेयर कर लो। तो क्या लिख सकते हैं? -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई क्या होगा, डेल्टा T होगा। अच्छा देखो तो +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, इसको आप निकाल चुके हैं कितना? 10⁻³ तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 10⁻³ क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया और NO2 का रेट भी
N2O5 का रेट भी आप यहां से पता कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. Initial concentration given है, and after 184 minute 184 मिनट के बाद it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। देन कह रहा है क्वेश्चन पे, राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मिनट्स। आपको सबसे पहले निकालना एवरेज रेट, आर एवरेज पहले लिखो। कैसे लिखते हैं हम लोग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज -1/2 डेल्टा N2O5 by delta T is equal to +1/4 delta NO2 by delta T is equal to प्लस डेल्टा O2 बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 का निकालो, आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5, ये फाइनल वाला सोचो, माइनस N2O5 का इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन सोचो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू, तो टाइम हो जाएगा। अब इसको जरा आप सॉल्व करें, पुट करने के बाद आर एवीजी -1/2, फाइनल N2O5 कितना दिया गया देखो तो, ये दिया गया 2.08 और इनिशियल कितना था तो 2.33 था, और टाइम हमारे पास दिया गया 184। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। आप इसको आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरा इसको देखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन बी कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड। देखो ये आपने फाइंड आउट किया, ये आपको निकालने बोल रहा है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या मिलेगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। अब देखो ये वाला चीज तो आप क्वेश्चन पे निकाल चुके हैं, ये देखो यहां पे आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी इसको, तो ये कितना आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई क्या होगा, डेल्टा T होगा। आपको पता किसको करना है, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, यानी 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा NO2 बाई क्या होगा, डेल्टा T होगा। अब इसको सिंपल सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आएगा डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो ये आता है 2.716 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी को भी बना सकते हैं। पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, A2B इज एन आइडियल गैस विच डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन A2B। इक्वेशन क्या है बाबू, A2B डिकम्पोज करके या टूट करके ये बनता है A2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ B2, ये बनता है आपका। अट स्टार्ट
द इनिशियल प्रेशर इज 100 mm ऑफ Hg। टाइम इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर कितना गिवन है, 100 mm ऑफ Hg गिवन है। एंड आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट द टोटल प्रेशर इज 120 mm ऑफ Hg। जो P टोटल है वो कितना हो जा रहा है, 120 mm ऑफ Hg हो जा रहा है। भाई यहाँ पे 120 मत पुट करना, ठीक है। ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर सबको जोड़ करके टोटल प्रेशर कितना बोल रहा है, 120 mm ऑफ Hg बोल रहा है। सिर्फ इसका नहीं, ये सब का जोड़ करके टोटल बोल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पता करना है ऑफ A टू B का, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 0 पे अगर इसकी प्रेशर 100 है तो ये क्या होगा, 0 0। भाई स्टार्टिंग टाइम पे प्रोडक्ट आपको क्या लेके चलना होता है, 0 लेके चलना होता है, वही मैंने पुट किया यहाँ पे। 5 मिनट के बाद हमने बोला कि 100 में से P चला गया, तो बना कितना होगा यहाँ पे P, और यहाँ पर कितना P/2। और यहाँ पे 1 था तो P लिखा, यहाँ पे 1 था तो P लिखा, यहाँ पे 1/2 था तो P/2 कर दिया। तो टोटल प्रेशर क्या लिखोगे, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर सबको जोड़ करके लिखोगे। तो टोटल प्रेशर कितना, 100 माइनस P प्लस P प्लस P/2। सबका प्रेशर जुड़ गया, ये P और ये P कट गया आपके पास। अब टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, इज इक्वल टू 100 प्लस क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा, ठीक है। 100 को उठा के इधर ले आओ, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या होगा, P/2 होगा। यहाँ पे 20 इज इक्वल टू होगा P/2। देयरफॉर P बराबर कितना हो गया, 20 इंटू 2, दैट विल बी 40 mm ऑफ Hg। 40 mm ऑफ Hg। ध्यान से सुन लेना बाबू अच्छे से। क्वेश्चन में ये जो 120 mm ऑफ Hg दिया था, ये A टू B का प्रेशर नहीं था, ये टोटल प्रेशर था। मतलब इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सबको जोड़ करके टोटल प्रेशर बोला था 120। समझ रहे बात को, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो सारे गैस है तो सारे के पास अपना प्रेशर होगा, और सारे प्रेशर का योग या सारे प्रेशर का सम टोटल दिया गया था 120, उसको हमने पुट किया। तो मैंने टोटल प्रेशर निकाला कैसे, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सबको मैंने जोड़ दिया, और टोटल प्रेशर को यहाँ पे रख करके P टोटल से P को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो आप देखो तो 100 में से कितना पार्ट डिकम्पोज किया, तो 100 में से P पार्ट डिकम्पोज किया ना, तो इस P का रेट आपको पता करना है। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, 100 में से कितना पार्ट डिकम्पोज किया, तो P पार्ट डिकम्पोज किया, बचा कितना, तो 100 में से P घटाएंगे तो उतना बचा। तो बचे हुए का रेट नहीं निकालना है, जो डिकम्पोज किया ना उसका रेट निकालना है। तो डिकम्पोज कितना किया है, P, तो डिकम्पोज ऐसे निकालोगे ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दैट इज dP कितना है, देखो तो 40 P आ चुका है, और टाइम कितना था बाबू, देखो तो 5 मिनट था, तो 5 8 40 यानी 8 mm ऑफ Hg पर मिनट कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको देखो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बात करें तो नेक्स्ट है फॉर गैस रिएक्शन। देखो गैसियस रिएक्शन पे हम लोग जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर होगा, दिस इज PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होगा, जहां पर P क्या है, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस,
आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर, क्लास 11 पे पढ़े। लेकिन आर का वैल्यू लेके चलना 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल और केल्विन, ये आर का मान के चलना। और टी क्या है बाबू? यहां पर टेम्परेचर है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको मैं ऐसा लिखूं, प्रेशर बाई आर टी इज इक्वल टू एन बाई भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही पड़ेगा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम होता है। दिस इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, इसी को मोलारिटी बोलते हैं। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिला? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई भी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी, ये रिजल्ट मिला आपको। अब रेट ऑफ रिएक्शन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे? आर ओ आर इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब सी के जगह पे एन बाई भी लिखा जा सकता है, और सी के जगह पे पी अपॉन आर टी भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? देखो तो, डेल्टा एन बाई भी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई भी डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लिखा जाएगा। एक तो ये मिलेगा आपके पास रिलेशन। कुछ नहीं किया मैंने, इस भी को अलग किया और डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लिख दिया। या फिर आप इसी रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी के जगह पर इस बार लिख दो पी अपॉन आर टी बाई डेल्टा टी, तो आप क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन आर टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ अलग अलग फॉर्म हो गया। ये इन द फॉर्म ऑफ मोल, मोल टर्म, ये मोल टर्म पर हो गया, और ये हो गया बाबू प्रेशर टर्म पर, प्रेशर टर्म पर, और ये हो गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको लेकर के चल सकते हैं। मोल है तो मोल के अकॉर्डिंग सोच लेंगे, प्रेशर है तो प्रेशर के अकॉर्डिंग सोच लेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सोच लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं। ठीक ना? चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, देखो तो जरा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डिकम्पोज करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। इसको ऐसा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डिकम्पोज करके मोनोऑक्साइड बना और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बना। और 300 केल्विन गैसियस रिएक्शन shows increasing in the pressure from 100 mm of Hg to 120 mm of Hg in 5 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 0 पे ये 100 mm ऑफ Hg था, और ये क्या हुआ? 0 0। टाइम 5 सेकेंड पर 100 में से मान लो P चला गया, तो यहाँ P हुआ होगा, यहाँ P/2 हुआ होगा। और याद रखना, ये जो 120 है, दिस इज अ टोटल प्रेशर। ये क्या है? टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे P टोटल दिया गया है 120 mm ऑफ Hg। और P टोटल कैसे देखते हो? इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सबको जोड़ना पड़ता है। तो 100 माइनस P प्लस P प्लस P/2 सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा बाबू 100 प्लस P/2। देयरफॉर P टोटल हो गया आपके पास 120 इज इक्वल टू 100 प्लस हो गया हमारे पास P/2, यानी कि 20 इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया P। देयरफॉर P बराबर आ जाएगा 40 mm ऑफ Hg। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर, रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर। आपको पता करना है रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म पे आपको रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेट एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर सोचो। जरा चेक करो इसको कैसे लिखोगे। इसको ना, इसी का प्रेशर दिया गया तो रिएक्टेंट वाला है ना, जिसको ऐसे लिखेंगे प्रेशर ऑफ फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ इनिशियल बाय टाइम इज इक्वल। अच्छा एक चीज जरा आप नोटिस करें, प्रेशर ऑफ फाइनल कितना रहेगा यहां पे चेक कर लो। इनिशियल प्रेशर था बाबू 100 mm और फाइनल प्रेशर कितना हुआ देखो तो, फाइनल प्रेशर हुआ 100 माइनस पी, यानी 100 और पी कितना था आपके पास 40, तो ये आ गया आपके पास 60 mm ऑफ Hg। ये किसका रेट निकाल रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल रहे हैं। माइनस पीएफ कितना है देखो तो 60 और पीआई कितना है 100 और टाइम कितना लगा था 5 लगा था। सॉल्व कर लें इसको, तो -60 माइनस माइनस प्लस 100/5 यानी कि आ गया 40/5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 mm ऑफ Hg पर सेकंड के फॉर्म में है या फिर मिनट सेकंड के फॉर्म में। तो इसका प्रेशर के टर्म पे इसका रेट कितना आएगा 8 mm ऑफ Hg पर सेकंड आएगा। अच्छा एक चीज यहां पे और आप करके देख सकते हैं, मैं बोलूं यहां पे इन ATM पर सेकंड यूनिट, इस यूनिट में अगर निकालना हो तो आप एक चीज से वाकिफ हैं कि 760 mm ऑफ Hg में ना एक ATM आ जाता है। कितना आ जाता है, एक ATM। तो 8 mm में कितना आ जाएगा 8/160, तो 8/760 ATM पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। मतलब mm पर सेकेंड को ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड कर दो तो ATM पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक ना, चलिए इसके बाद निकालना है बाबू रेट इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए देखते हैं बी नंबर पे, रेट इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इसको कैसे लिखते हो 1/RT डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अभी जस्ट इसको देखे थे, आर का वैल्यू कितना 0.0821, टेम्परेचर कितना सोचना है देखो तो क्वेश्चन पर, टेम्परेचर आपको सोच के चलना है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया बाबू 300 और चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये निकाल चुके हैं कितना 8/760 ATM पर सेकेंड निकाल चुके हैं ना, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 8/760। एक काम कर लो, इसको राउंड फिगर लेके चलते हैं। ठीक है, राउंड फिगर लेके चले, तो इसको आप लिख लो ऐसा 1/0.08 इंटू 300 इंटू 8/760। अब ये पॉइंट उड़ेगा तो 0 खत्म, ये वाला 8 ये वाला 8 गया, तो रिजल्ट क्या मिला 1/3 इंटू 760 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये बन चुका है। इसी में आपके पास क्वेश्चन नंबर सी कह रहा था रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ डिसअपरेंस यानी कि ये, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हो, माइनस डिसअपरेंस के लिए डेल्टा CO2 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी, है ना। और इसी को आप क्या लिखते हो याद है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज रेट वाला निकाल के देख लेना। तो ये किसके बराबर आ चुका है देखो तो 1/3 इंटू 760 के बराबर आ चुका है, और यही इसका रेट ऑफ डिसअपरेंस होगा 3 इंटू 760 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बस खाली रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टफ नहीं होता ये सारी चीज़।
और ये चीज तो जानते हो ना, कैसे पता किया? जैसे आर एवरेज जो लिखे थे आप, वो कैसे लिखते? आर एवरेज कैसे लिखते? इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लिखते हैं यहां से माइनस, पहले डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा CO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा CO बाई डेल्टा टी, है ना। फिर ये हो जाता 2 प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख लेते। तो हम लोग इसको रिलेट कर लिए, देखो रेट ऑफ डिसअपरेंस के लिए। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा CO2 बाई डेल्टा टी, इसी को रखा और ये आपका आंसर आ चुका है। समझ रहे बात को? तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। यहां से ही हम लोग इसको क्या किए, निकाले। कर सकते हो, इसको जरा कॉपी कर लो। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर द केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन पर द करेक्ट ऑप्शन इज, और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। पहले देखो क्या है, N2 गैस, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके बना दिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। अब इसका निकालो आर एवरेज। कैसे लिखते हो? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो DC बाई dt। चलिए लिखिए तो जरा, माइनस D N2 बाई dt इज इक्वल टू -1/3 DH2 बाई dt प्लस 1/2 DNH3 बाई क्या होगा, dt। अब करेक्ट ऑर्डर ढूंढ लो, किसका निकालना है? पहले हाइड्रोजन वाला देखो, तो हाइड्रोजन और NH3, इसको सोचो, क्या ये रिलेशन इसके जैसा है? बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं है सर। आगे बढ़िए, फिर हाइड्रोजन NH3, क्या ये दोनों इसके जैसा है? देखो तो -1/3 DH2 बाई dt इज इक्वल टू +1/2 DNH3 बाई dt, है ना। यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको जरा कॉपी कर लो। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दिया गया है, कैन बी रिटेन इन 3 वेज। इस तरीके से लिखा जा रहा है इस रिएक्शन को, द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश। सोचो, रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 रिएक्ट किया, बना 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 और साथ में हो गया O2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अच्छा डी के फॉर्म में है ना, इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस ही लिखते हैं हम, DC बाई dt इज इक्वल टू -1/2 D N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू +1/4 DNO2 बाई dt हो गया इज इक्वल टू प्लस DO2 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, देखो जो माइनस है ये वाला माइनस DN2O5 बाई dt को KN2O5 लिखना है। मतलब इस वाले पार्ट को आपको लिखना है 1/2 KN2O5। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि DNO2 dt को K-N2O5 के जैसा लिखना है, मतलब 1/4 K-N2O5 की तरह हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस O2 अपॉन dt, इसको K-N2O5 की तरह लिखना है, तो इसको हमने लिख दिया K-N2O5 की तरह। अब देखो ये और ये तीनों कट गया, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिल गया
K/2 इज इक्वल टू K'/4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास K'। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे सिस्टम को जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 4 से इसलिए जो इन दोनों में सबसे बड़ा दिख रहा है ना, उसी से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 4K/2 4K'/4 इज इक्वल टू 4K'। इससे ये 2 बार में जाएगा, इससे ये 1 बार में जाएगा। रिलेशन आ गया 2K इज इक्वल टू K' इज इक्वल टू 4K'। ठीक है ना। रिलेशन जरा आप देखें, पहले रिलेशन देखना है आपका K और K' के बीच में, तो K और K' ये वाला है, K एंड K' के बीच में देख लो, तो 2K इज इक्वल टू मिल रहा है K', 2K इक्वल टू K'। एक तो ये मिल गया। दूसरा रिलेशन देखना है K एंड K" के रूप में, तो 2K इज इक्वल टू 4K', 4K', जो क्वेश्चन में निकालना है आपको ना, K और K', तो इससे ये जाएगा कितने मरतबा में, 2 मरतबा में, तो K" इक्वल टू क्या होगा K/2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो K' इक्वल टू 2K आ गया और K" इक्वल टू K/2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिखाई दे रहा है। और ये जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 is 3 मोल पर लीटर। स्टार्टिंग वाला कॉन्सेंट्रेशन 3 दिया गया है एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट के बाद ये डिक्रीज करके 2.75 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे लिखो, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 है, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 बना और साथ में बना O2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था इसका, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि टाइम इक्वल टू 0 पर इनिशियल हो गया, ये दिया गया था 3 मोल पर लीटर और ये 0 रहेगा। जब 30 मिनट पास आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 2.75 मोल पर लीटर। ठीक ना। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा ये आपको पता करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, आर एवरेज लिखो, तो डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 बाई क्या हो गया डेल्टा T। आपके पास दिया क्या है, दिया है बाबू N2O5 वाला और निकालना है NO2 वाला, दोनों को रिलेट कर लो आप, सिंपल सा। तो रिलेट अगर करते हैं तो ये आ जाएगा -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई क्या होगा डेल्टा T। अब सॉल्व कर लें इसको, 2 से ये चला गया 2 बार में। अब N2O5 इनिशियल कितना था देखो, तो इनिशियल था 3.00 और फाइनल कितना था, तो 2.75। ये होगा 2.75 माइनस 3.00, भाई फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं ना। और टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO2 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -0.25/30 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। इससे चला गया 15 मरतबा में, ठीक ना।
तो ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना आपका, तो 0.25 बाई 15 और 2 को कट कर दिए हम लोग, तो ये आ गया डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बाबू 1.667 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। आप घर पे आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का ही है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA रिएक्ट करके बनता है YB। इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, A एंड B रिस्पेक्टिवली कैन बी। A क्या है और B क्या है, इनमें से ये आपको पता करना है। कैसे बनेगा आइए जरा देखते हैं। लॉग बेस 10 है, change in concentration of A with respect to time, log base 10 change in concentration of B with respect to time। अच्छा ये जो है ना आपके पास बाबू, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है बाबू लॉग बेस 10 2 का, जो कितना होता है 0.3010 होता है। तो इसके जगह पे मैं यहां पे लिख दूंगा log बेस 10 इंटू 2। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। log बेस 10 डी A अपॉन डी टी इज इक्वल टू log बेस 10 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू टी इंटू क्या होगा 2। क्यों ऐसा मैं लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला आप जानते हैं log A इंटू बी, ये किसके बराबर होता है, log A प्लस log B के बराबर होता है। तो देखो तो log A प्लस log B क्या लिख दिया मैंने, log A इंटू बी ऐसा लिख दिया। अब देखो log बेस 10 कर जाएगा, क्या बना हमारे पास, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहां पे रह गया आपके पास नेगेटिव DA बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया DB अपॉन DT इंटू 2। अच्छा इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल गया -1/2 DA बाई DT इज इक्वल टू DB बाई क्या होगा DT। और इसका अगर रिएक्शन मैं लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हो, इसका मैं लिखूं तो कैसे लिख सकते हो, दिस इज 2A, ये रिएक्ट करके क्या बना B लिखा। इसका रेट ऐसे ही लिखोगे, उल्टा करके सोचो। 2A कितना मैं ले लेता हूं, जो B का ठीक डबल होना चाहिए। तो N ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का डबल यानी कि 4 कार्बन का 8 कार्बन होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है, इसका डबल। तो यहाँ पे 4 कार्बन रखेंगे तो यहाँ पे 8 कार्बन होना चाहिए। और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ये तो नहीं होगा। फिर देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन, 3 गुना हो गया, जबकि 2 गुना ही होना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ये हो सकता है आपका। देखो C2H4, अब सॉल्व करते हैं। तो कार्बन का हो गया 4 और हाइड्रोजन का हो गया 8। तो A की जगह पे हो गया C2H4 और B की जगह पे हो गया C4H8, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ क्या है आइए जरा बात करें। सबसे पहले लॉ लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर दी सिमिलर condition of temperature and pressure
pressure, the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant which have been raised by stoichiometric power coefficient. ये लॉ हो गया हमारा। अब इस लॉ को हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक रिएक्शन है ए रिएक्ट किया बी के साथ और बना दिया प्रोडक्ट। क्या बना दिया? प्रोडक्ट। ठीक है। अब कहता है कि जो रेट होगा ना, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और स्टिचियोमेट्री कहाँ चला जाएगा? तो पावर में चला जाएगा। जैसे अगर इस रिएक्शन का देखना हो तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट दो है, एक ए है और एक है बी, तो ए का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ए का जो स्टिचियोमेट्रिक है ये इसके पावर में चला जाएगा, और बी का जो स्टिचियोमेट्रिक वो भी पावर में चला जाएगा। यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहता है, सॉरी रेट लॉ कहता है। कि रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जितने रिएक्टेंट होंगे ना उन सब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ए रिएक्टेंट है इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, बी रिएक्टेंट है तो इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और जो इसका स्टिचियोमेट्रिक होगा रिएक्टेंट का वो इसके पावर पे चले जाएंगे। जैसे स्मॉल ए पावर में चला गया, स्मॉल बी आपके पावर में चले गए। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, यानी कि रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर के आए हैं के। इस के को कहते हैं बाबू रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इनटू ए के पावर क्या हो जाएगा? ए, एंड बी के पावर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ क्या हो गया? According to this law, under the similar condition of temperature and pressure, the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant which have been raised by stoichiometric power coefficient. Reactant के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और जो स्टिचियोमेट्रिक होगा वो उसके पावर में चले जाएंगे। फिर यहीं पे एक टर्म निकल करके आता है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं, जैसे अभी आपके पास रेट जो मिला था वो क्या मिला था? के इंटू ए के पावर ए एंड बी के पावर बी। ये जो पावर में आपको दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इसी को हम कहते हैं बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लो ए प्लस बी, इसी को आप क्या बोल रहे हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज OOR। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए है और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बी है। दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा। यानी स्मॉल ए स्मॉल बी को जोड़ देंगे तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। अगर मान लो ए प्लस बी को जोड़ करके 1 आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से अगर मान लो ए प्लस बी को जोड़ करके आपको 2 आता है तो बोलेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से ए प्लस बी को जोड़ करके अगर थर्ड आता है तो बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से ए प्लस बी को जोड़ करके 0 आता है तो बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। उसी तरीके से ए प्लस बी को जोड़ करके अगर 1/2 आता है तो बोलेंगे 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इंटीजर नंबर में भी हो सकता है। ठीक है। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression, भाई ये rate law expression है ना, इसी में called as order of reaction। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3, 1/2 फ्रैक्शन में भी हो जाएगा, होल नंबर में भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, है ना। और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही आप इसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और इसकी वैल्यू 1 2 3 0 या फ्रैक्शन में हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी होल नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू या फिर 0 वैल्यू। हालांकि में होल नंबर में 0 भी आ जाता है, लेकिन मैं 0 को अलग से दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपके माइंड में बना रहे कि 0 भी सोचेंगे, ये होल नंबर के अंदर भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी सोचेंगे, और 1 2 3 4 5 आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास रेट लॉ हो गया, और साथ साथ हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इसको जरा फटाक से कॉपी करें, फिर हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो, हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखेंगे, फिर एक मैं ट्रिक बता दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पता करता हूं यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आप रेट कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1। अगर मान लो हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला गया, हम ध्यान से बस देखते चलो, समझते रहो। तो सेकेंड ऑर्डर का रेट कैसे लिखोगे? के इंटू ए का स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो थर्ड ऑर्डर बोल दिया गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसका बोल दिया गया, तो कैसे लिखोगे? R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर क्यू, ऐसा लिख सकते हो। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर चेंज करते जाओगे ना, इसके पावर में वैल्यू आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब रेट का यूनिट क्या जानते हैं? दिस इज मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, पढ़ चुके हैं भाई। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर होता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट या मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। एक मोल से एक मोल गया, 1 लीटर से 1 लीटर गया, तो 1/सेकेंड इज इक्वल टू क्या मिल गया? के। देयरफॉर के बराबर क्या लिखेंगे? सेकेंड इनवर्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल के पावर 0, लीटर के पावर 0 एंड सेकेंड इनवर्स। आपको जो अच्छा लगे आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में देखते हैं, तो आर का यूनिट तो फिक्स है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। के, ए को क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर का स्क्वायर। 1 मोल से 1 मोल कटेगा, 1 लीटर से 1 लीटर कटेगा, तो बचेगा क्या? 1/सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर। देयरफॉर के बराबर क्या लिखेंगे बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा लीटर बाई मोल इंटू सेकेंड। यूनिट क्या मिल गया? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यानी के का सेकेंड ऑर्डर पे यूनिट क्या मिला? मोल इनवर्स लीटर के पावर 1 एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्डर का देखना हो, तो रेट का यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू के। ए का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर का होल क्यूब।
भाई कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। 1 मोल से 1 मोल जाएगा, 1 लीटर से 1 लीटर जाएगा, तो बचेगा 1/सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल का स्क्वायर बाई लीटर का स्क्वायर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो होगा लीटर स्क्वायर बाई मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। ये थर्ड ऑर्डर का यूनिट हो जाएगा। इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर कुछ और ऑर्डर की हम लोग यूनिट निकालेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मान लो मैं यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लेता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे, जैसे इसका रेट लिखना हो तो R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर क्या होगा, 0 होगा। अब रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, के का यूनिट पता करना है, ए का यूनिट हो गया मोल पर लीटर का पावर 0। अब किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो मोल पर लीटर इंटू क्या होगा सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू 1। देयरफॉर के बराबर क्या मिला, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अरे ये तो गजब हो गया भाई, यही वाला यूनिट तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी होता है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला है। तो आप क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट यूनिट, रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट। यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का भी है और यही यूनिट रेट कांस्टेंट का भी है अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन सोचते हैं तब, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे ट्रिक सिखा देता हूं, जादू। ट्रिक कैसे होगा, के का यूनिट कैसे निकालोगे, मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। जहां पर n है बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मान लो n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो k बराबर क्या मिल जाएगा, देखो तो मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करें तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। अच्छा यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल लिया ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी। अगर मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1, एन की जगह पे 1 पुट कर देना है बस, L 1 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो आ जाएगा क्या, मोल के पावर 0, लीटर के पावर 0 एंड सेकेंड इनवर्स आ जाएगा आसानी से। n का वैल्यू अगर 2 लेते तो n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर लो, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। फिर अगर मान लो यहाँ पे n का वैल्यू में 3/2 ले सकते हैं, ले सकते हो, फ्रैक्शन भी वैल्यू कंसीडर होता है। तो k बराबर क्या होगा, मोल n की जगह पे 3/2 रखो, तो 1 माइनस 3/2, लीटर 3/2 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कर लें इसको, तो मोल एक में से माइनस करो 3/2, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 1/2 मिल जाएगा लीटर में। 3/2 में से एक घटा दो तो 1/2 हो जाएगा एंड फिर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे 5/2 वाला इस्तेमाल कर लो, n की जगह पे 5/2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k बराबर मोल 1 माइनस 5/2, लीटर 5/2 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कर लो इसको, मोल
दो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा लीटर, 3/2 आ जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिले और उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर रेट लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी